हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 22 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में G7 कंट्रीज़ ने किस देश के द्वारा किए गए क्रीमिया अधिग्रहण को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो हाल ही में जो भी G7 कंट्रीज़ है इनके द्वारा रशिया के द्वारा ये जो क्रीमिया अधिग्रहण किया गया था इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। अब ये क्रीमिया अधिग्रहण क्या है तो इसे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए G7 कंट्रीज़ के बारे में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। मैप में यदि आप देखेंगे तो लंबे समय तक याद रख सकेंगे। G7 में 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री याद रखनी है, यूरोप से 4 और एशिया से 1, 2 4 1। तो नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी है? एक तो है यूएसए, दूसरी है कनाडा। फिर यूरोप महाद्वीप से 4 है। कौन कौन सी है? ये है यूके, यूके के पास है फ्रांस। ये 2 कंट्रीज़ की लोकेशन तो मैं आप लोगों को हमेशा ही दिखाते रहती हूँ। इसके बाद कुछ यहाँ स्थित है जर्मनी, इसके बाद इटली। तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एशिया महाद्वीप से सिर्फ एक है जापान। तो यही है ग्रुप 7 कंट्रीज़। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये जो G7 है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। 7 सदस्य इसमें शामिल थे, लेकिन जो रशिया है, रशिया इसमें लास्ट में शामिल हुआ 1997 में। और रशिया के शामिल होने के बाद इसका नाम कर दिया गया G8, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़। तो 2014 में जो रशिया है इसे इस G8 कंट्रीज़ से बाहर कर दिया गया और रशिया के बाहर होने के बाद फिर से ये G7 कंट्रीज़ बन गई। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि रशिया को इसमें से बाहर क्यों निकाला गया था? तो अब आप वर्ल्ड मैप में इस लोकेशन पर गौर करिएगा, जिसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने वाली हूँ। ये रशिया है, यूक्रेन, ब्लैक सी। इसे यदि आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो इधर वाली लोकेशन रशिया की है, ऊपर में स्थित है यूक्रेन। ये जो आप देख रहे हैं ये है अजोव सागर और ये है क्रीमिया। तो ये जो क्रीमिया है इस पर पहले यूक्रेन का अधिकार हुआ करता था, लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने इस यूक्रेन पर कुछ इस तरह से, मतलब कि ये जो आप तटीय हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से होते हुए इस क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। और इस पर अधिकार क्यों किया गया था? इस पर अधिकार करने के बाद जो रशिया है ये अजोव सागर का पानी अपने इस्तेमाल में ले सकता था। इसके कारण इसने क्रीमिया पर अधिकार किया, जिसके विरोध में बाकी जो कंट्रीज़ थी G8 की, मतलब कि उन 7 कंट्रीज़ के द्वारा रशिया को इससे बाहर कर दिया गया था। तो देखिए, यदि ऑफिशियली देखा जाए तो ये जो क्रीमिया है ये रशिया का ही है। अब मैं ऑफिशियली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रशिया ने यहाँ के लोगों से जनमत संग्रह कराया, या आप कह सकते हैं कि एक तरह की वोटिंग कराई और ये उनसे मनवा लिया कि हम रशिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं या हम रशिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। तो क्रीमिया ये ऑफिशियली रशिया का हिस्सा हो गया, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं ये इस बात को नहीं मानती, इस बात को मानने से इनकार करती हैं और ये साफ कहती हैं कि हम इस रशिया के क्रीमिया अधिग्रहण को नहीं मानते। तो इसका राइट आंसर रशिया ही है। तो आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। रशिया का वह हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है वह साइबेरिया कहलाता है, जबकि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, अभी हाल ही में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इसमें ये टॉप पर रही है। करेंसी है रूबल,
संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को प्रस्तावित करेगा? तो अपने देश भारत के द्वारा ही इस तरह का कानून प्रस्तावित किया जाएगा। किस लिए? क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि क्रिप्टो करेंसी ये है क्या? आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश को अपनी ज़रूरत के लिए या आपसी लेन देन के लिए एक करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि भारत में क्या चलता है? रुपया, अमेरिका में डॉलर और मोस्टली यूरोपीय कंट्री में यूरो चलता है। वैसे ही एक नई करेंसी प्रचलन में है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये है क्या? तो ये एक ऐसी मुद्रा है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, मतलब कि इसका कोई भी ऑथर नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र मुद्रा है, मतलब कि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी चीज़ की खरीदारी या सर्विस लेने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, इसे ना तो आप देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, मतलब कि ये एक तरह की आभासी मुद्रा कहलाती है। और यदि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इस क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन भी बढ़ा है। और वैसे दुनिया में कई तरह की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन पहली बार क्रिप्टो करेंसी जो कि दुनिया के सामने आई थी 2009 में, इसका नाम है बिटकॉइन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यदि हम बात करें कि इस क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या हैं, तो अभी मैंने बताया है कि ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है, मतलब कि ये डिजिटल है तो इसमें धोखाधड़ी के चांसेस कम होते हैं। दूसरा ये है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसा है ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। ये फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि इसकी कीमत में तेज़ी से उछाल आता है, तो ये एक निवेश के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब यदि हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एक भौतिक करेंसी है, मतलब कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही इसके नोट छापने का कारखाना है, मतलब कि ना तो इसके नोट छापे जा सकते हैं, ना ही इसका अकाउंट पासबुक जारी किया जा सकता है। दूसरा ये है कि कंट्रोल करने के लिए, इस क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई देश है, ना सरकार है, ना ही कोई संस्था है। इसलिए कभी कभी इसकी कीमतें हैं जो एकदम से ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं, मतलब कि उछाल मार जाती हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो ये तो आप सभी जान रहे हैं कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी इसी क्रिप्टो करेंसी के चलते, मतलब कि इनके जो शेयर हैं इतने ज़्यादा गिर गए थे कि ये एक ही रात में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी। और इस क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान आप ये कह सकते हैं कि हथियारों की खरीद के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रग की सप्लाई के लिए, काला बाजारी के लिए आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा जाए तो सबसे खतरनाक इसका जो नुकसान है ये यही है, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून प्रस्तावित किया जाएगा। और आप लोगों ने एक और क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, लिब्रा। तो ये फेसबुक के द्वारा जारी किया गया था, जिसे कि बाद में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अभी हाल ही में ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ की गई है, इसमें टॉप पर रहा है फिनलैंड। 149 कंट्रीज़ के बीच ये जो सर्वे किया गया था, इसमें टॉप पर रहा फिनलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग क्या रही है? 139। और सबसे लास्ट में कौन रहा? तो ये रहा अफ़गानिस्तान। तो ये रैंकिंग कुछ इस तरह से रिलीज़ की गई है कि 149 कंट्रीज़ के बीच सर्वे हुआ है, फिनलैंड टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 139 है। लास्ट टाइम इंडिया 140वें स्थान पर रहा था, और सबसे लास्ट में इस साल है अफ़गानिस्तान 149 नंबर पर, फिर जिम्बाब्वे, रवांडा, ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो टॉप पर है फिनलैंड। तो यूरोप मैप में आप देख सकते हैं फिनलैंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल है हेलेंसिकी, करेंसी है यूरो। आसपास की लोकेशन से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। 3 कंट्रीज़ हैं जो कि बाल्कन कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये आप देख रहे हैं बाल्टिक सी, और इससे लगी हुई जो 3 कंट्री हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही कहलाती है बाल्कन कंट्रीज़। अच्छा, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है सना मारिन। सना मारिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में एक वर्चुअल समिट का भी आयोजन किया गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में जुटबी द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कें ये किस देश की है? तो जुटबी
जो कि एक कंपनी है जो ऑनलाइन व्हीकल चलवाती है, इसने अभी हाल ही में 56 कंट्रीज़ के बीच एक सर्वे किया था, जिसके अनुसार ये पाया गया कि जो नॉर्वे की सड़कें हैं ये दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। सुरक्षित सड़कें कहने का मतलब है कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो नॉर्वे इसमें टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। तो ये है टॉप 3 सुरक्षित सड़कों वाली कंट्रीज़। अब यदि हम बात करें कि सबसे असुरक्षित सड़कें ये किस देश की है, तो पहले स्थान पर है साउथ अफ्रीका। मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, बात रोड में गड्ढों की नहीं है, बात यह है कि किस देश की सड़कें ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो साउथ अफ्रीका इसमें टॉप पर है। और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, इसमें दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है यूएसए और चौथे स्थान पर है अपना देश भारत। तो सुरक्षित सड़कों के मामले में टॉप पर है नॉर्वे, जबकि असुरक्षित सड़कों के मामले में टॉप पर है साउथ अफ्रीका, भारत है चौथे स्थान पर। तो यदि हम बात करें नॉर्वे की, तो देखिए ये है नॉर्वे। अभी हमने डिस्कस किया था फिनलैंड के बारे में। तो ये कुछ कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कुछ यहाँ स्थित है डेनमार्क। यही 4 कंट्री मिलके क्या कहलाती है? स्कैंडिनेवियन कंट्री। नॉर्वे की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। आसपास की लोकेशन मैंने बता ही दी है। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है? तो ये एक्चुअल में समार है। इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी भी, ये मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो इस समार अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। समार की फुल फॉर्म बनती है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये है समार अभियान, जिसकी शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और क्यों की गई है? एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। एनीमिया ये कैसे होता है? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसकी कमी के कारण एनीमिया का रोग होता है। यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था हरियाणा। और इसी मतलब कि राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, समार अभियान, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो यदि हम बात करें झारखंड की, तो इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट जॉब्स में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। कितने रुपए तक की नौकरी के लिए? 30,000 तक की नौकरी के लिए। जबकि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा फैसला 50,000 रुपये तक की नौकरी के लिए लिया गया है। कौन सा राज्य बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान के द्वारा। यदि देखा जाए तो राजस्थान में वैसे भी बड़ी संख्या में प्राइवेट एकेडमी हैं जो कि खेलों के लिए समर्पित हैं, लेकिन बीते कुछ समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इन एकेडमी से अवैध रूप से बहुत सारी राशि वसूल की जाती है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा राज्य है गोवा। राजस्थान की जो राजधानी है ये है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी कहते हैं। इसे 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान मेमोरियल ये राजस्थान में ही स्थापित किया गया है। हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो हीरो के द्वारा ये जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है ये स्थापित किया जाना है लंदन में। हीरो जो कि भारत की ही एक कंपनी है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा, काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि हीरो और एक और कंपनी है होंडा। होंडा ये कहाँ की कंपनी है? जापान की। पहले हीरो होंडा एक ही कंपनी हुआ करती थी। आप लोगों के घर में आपके पिताजी या जो भी बड़े होंगे, कभी उनकी जो पुरानी 2 व्हीलर होगी वो हीरो होंडा के नाम से ही आती थी। लेकिन 2010 में ये दोनों कंपनी अलग अलग हो गई, होंडा अलग हो गई और हीरो अलग हो गई। तो ये जो हीरो कंपनी है इसने अपना ये जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है ये लंदन में स्थापित करने का फैसला किया है। और ऐसा फैसला क्यों किया गया है? तो दुनिया भर में साइकिल और ई बाइक की जो मांग है ये इस समय तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस मांग को देखते हुए
और ई बाइक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत के हीरो मोटर्स कंपनी के द्वारा इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है जो कि लंदन में स्थापित किया जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं, ये है लंदन। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये यूके कहलाता है, इसकी कैपिटल लंदन ही है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है बोरिस जॉनसन, जो कि भारत आने वाले हैं और ये कब आएंगे? अप्रैल में। हाल ही में जारी किए गए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता ये किस कंपनी के हैं? तो हाल ही में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार सबसे एक्टिव उपभोक्ता ये हैं एयरटेल के। मतलब कि यदि देखा जाए तो जियो का जो जादू है ये कम होने लगा है। 2016 में जब से जियो लॉन्च हुआ था तब से लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अब जो इस ट्राई ने रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार जनवरी 2021 में यदि देखा जाए तो एयरटेल ने सबसे ज़्यादा यूज़र जोड़े हैं। मतलब कि एयरटेल में 61 लाख नए यूज़र जुड़ गए, जबकि जियो में 19 लाख नए यूज़र जुड़े हैं। और इस दौरान जो रिलायंस जियो के एक्टिव कनेक्शन की जो संख्या है ये 34 लाख तक घट गई है। तो इसके साथ अब टॉप पर आ गई है एयरटेल। एयरटेल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं ये कौन है? सुनील मित्तल। अब ये रिपोर्ट रिलीज़ की है ट्राई ने, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कुछ समय पहले ही इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? पीडी वाघेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? तो वनों के संरक्षण के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। 16 मार्च को मनाया गया है ग्लोबल वैक्सीनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को मनाया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। और 20 मार्च को क्या मनाया गया है? ग्लोबल स्पैरो डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बिहार से। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस योजना को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। ये एक योजना है केंद्र सरकार की जिसे कि बिहार से शुरू किया गया है। ये है क्या? ग्राम उजाला योजना। तो इस योजना के तहत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब ये वितरित किए जाएंगे। सबसे सस्ते दाम में, मतलब कि 10 रुपये के दाम में भारत में जो ग्रामीण परिवार हैं यहाँ लगभग 60 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने का टारगेट रखा गया है। और इसकी जो शुरुआत है यही की गई है बिहार से। मतलब कि ये जो पहला चरण है जिसमें कि बिहार, नागपुर, वाराणसी, वेस्ट बंगाल और गुजरात के कुछ गांवों को कवर किया जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह इनके द्वारा की गई है। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार के ही नालंदा में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये है मधुबनी की पेंटिंग, इसके कारण ये चर्चे में आई है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। जबकि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो कि अब पाकिस्तान में है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बिहार, इसे अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था रिज अहमद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।